हेलो हेलो हेलो। आ जाओ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाइए। आ जाओ भाई। आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूं। तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ही ने स्पेशल रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, तो मैंने जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और उस सीरीज के अंदर भाई हमने स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दी है। और अब हम लोगों ने जो पॉलिटी यानी राजनीति है उसकी शुरुआत कर रखी है। और उसके अंदर आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी भाई, संविधान के 2 भाग हम लोग कर चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। ठीक है। भाग 1 के अंदर भारत देश के बारे में वर्णन था, भाग 2 के अंदर नागरिकता, उसके अंदर रहने वाले नागरिकों के बारे में वर्णन था। और आज हम लोग भाग 3 यानी जो मौलिक अधिकार हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट जो रिटें जारी करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस जो भी हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 कराया है पूरा, यानी भाग 1 भाग 2, उससे रिलेटेड पहले तो सारे के सारे एमसीक्यू निपटाएंगे, क्योंकि ये हमने किए नहीं थे। जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए वो सारे प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से आपके निपट जाएंगे, जो आपकी कल और परसों की 2 दिन की क्लास हुई उसके बेस पे। ठीक है। और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे भाग नंबर 3 भाई। स्टार्ट करें भाई। राम राम भाई, राम राम। राकेश वर्मा, मिस भूकल बी, वेरी गुड। करें भाई स्टार्ट। आपको देखो एक प्रश्न को करने के लिए सिर्फ 4 सेकंड का समय मिलेगा। 1 2 3 4 बोलूंगा, आंसर आया तो ठीक है, नहीं टिक मारूंगा। जिसका 4 सेकंड के अंदर आंसर आएगा वो जीत जाएगा प्रश्न, वरना हार जाओगे। टोटल 15 से 16 प्रश्न, सॉरी 17 प्रश्न है। क्विज एक तरीके से आपका कल और परसों जिसने 2 दिन की क्लास लगाई थी वो इजीली आंसर बता देगा। लास्ट में अपनी देखो, जिसका जो ईमानदारी, जिसका सही होता जाए वो टिक मारते रहना, अपनी कॉपी के अंदर जिसका गलत हो जाए वो रॉन्ग मार लेना। लास्ट में पूछूंगा कौन विनर है, किसके सबसे ज्यादा सही है। ईमानदारी बरतना भाई, अपना खुद के देख लेना, भगवान देखता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत की व्याख्या किस प्रकार से करता है। मैंने भाग 2 और 3 के बारे में चीजें पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, राज्यों का एक संघ, अर्ध संघीय या एक संघीय राष्ट्र। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यों का एक संघ। भारत के संविधान के अंदर भारत को क्या बोला गया है भाई, हमारे राज्यों का एक संघ यानी कि एक ग्रुप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते, आगे क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि भारत जो राज्यों का एक संघ होगा, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर 1 है, वो किस चीज का उल्लेख करता है बताओ भाई। हमारा एसएससी सीएचएसएल 9 अगस्त 2023 के अंदर आया है। 1 2 3 4 बताओ भाई। सहकारी संघवाद, नए राज्यों का प्रवेश, मौजूदा राज्यों से क्षेत्रों को अलग करके नए राज्य बनाए, या राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, हमारे राज्यों की परिभाषा दे रखी है। हाँ भाई, भारत है एक देश है, यानी कि राज्यों का एक संघ है और उसके अंदर अलग अलग राज्य हमारे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे आर्टिकल 1 पूछा है, नए राज्यों का प्रवेश कहां से बताने लगे रहे हो, सस्ते नशे के रखे हैं। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल नंबर 1 के अंदर आता है। नए राज्यों का प्रवेश कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर आते हैं। 3 के अंदर उनकी बाउंड्री एडजस्ट करना। सुस्त। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अब बताओ नए राज्यों का गठन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। एसएससी सीएचएसएल 20 अक्टूबर 2020 के अंदर नए राज्यों का गठन। भाई आप किसी भी नए राज्य का गठन करने लगे तो क्या है, 2 नंबरी तरीके से क्या आप किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या है, इस चीज का वर्णन मिलता है। आगे चलो, आगे कौन सा हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्टिकल नंबर 4 के अंदर किस चीज का वर्णन दे रखा है। भाई हम लोग आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा
अलावा जो हमारी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची थी, उसके अंदर अनुसूची नंबर 1 और 4 के अंदर भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, जो धारा 368 है, हमारा अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन, उसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग क्या है, नॉर्मली इसका अनुच्छेद कर सकते हैं, साधारण बहुमत से उसका संशोधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 4 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जा। किसके अंदर संशोधन कर सकते हो? आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर ही संशोधन किया जा सकता है, और पॉसिबल नहीं है। इसमें केवल विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा, नो, मैंने स्पेशल लिखवा था, किसके द्वारा? साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत के द्वारा आप संशोधन कर सकते हो, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? 1 करेक्ट जा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आगे चलेंगे भाई। एक नए राज्य को गठित करने की शक्ति नहीं थी, एक नया राज्य अगर आपको बनाना तो उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है भाई, संसद के हाथ में तो पावर है नए राज्य को बनाना। फटाफट करें भाई, क्योंकि मुझे आगे भी तो करवाना है। भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को किसके द्वारा बदला जा सकता है? उनकी सीमाओं को, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है, उनकी सीमाओं के अंदर चेंज किसके द्वारा? संबंधित राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार का एक कार्यकारी आदेश, कानून की सामान्य प्रक्रिया में संघ संसद साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। साधारण प्रक्रिया से संसद के अंदर जो साधारण बहुमत होता है उसी से हम लोग हमारी बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? भारत की केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष करी थी? याद करो, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1953 के अंदर, नंबर बी करेक्ट जा। बहुत इजी प्रश्न है भाई, करने के बाद तो बिल्कुल इजी। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कानून कब पारित किया गया था? इतिहास के अंदर ये कानून छप गया था, यानी 1956 के अंदर कानून पारित किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 के अंदर हुई थी। भारत में भाषाई राज्य की स्थापना, पहला भाषाई राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। स्थापना कब हुई थी? 1953 के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। वो था मौखिक स्थापना, और ऑफिशियल स्थापना 1956 में हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, कल ही करवाए थे आपको, ठीक है। CHSL के अंदर 8 जून 2022। निम्नलिखित 21 वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना भाई। तेलंगाना ये तो भी रिसेंटली पूछा है, भारत का 29वां राज्य कब बना था? साल 2014 के अंदर बना था तेलंगाना भाई, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी, तेलंगाना से क्या बन गया? तेल लगाना। तेलंगाना से क्या बन गया? तेल प्लस लगाना, ठीक है। और 2014 के अंदर क्या आ गया? नहीं भाई, ये तो खतरनाक ट्रिक बनी जाएगी भाई, तेल लगाना और 2014 तो भाई रिलेशन ही बहुत खतरनाक है इनके तो भाई। इसकी तो अगर कोई ट्रिक बना दी तो भाई आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी, रहने देते हैं भाई, समझ जाओ तुम अपने आप ही मन में ट्रिक। आगे चलते हैं भाई। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये भी करवाए थे मैंने आपको। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बोला था स्पेशल भाई, पूछे जाते प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया है। मेघालय, मणिपुर और जो त्रिपुरा है, इन राज्यों की स्थापना कब हुई थी? ये क्या बोले भाई? हमारे पास क्या है? हिमाचल प्रदेश से बेहतर क्वालिटी की बर्फ है, क्या बेहतर से क्या बन गया? 1972 के अंदर क्या मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना हुई थी भाई। असो मत भाई। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के मुद्दे की जांच के लिए भारत में पहला आयोग 1948 में गठित किया गया था, जिसका नेतृत्व पहला हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए जो आयोग का गठन हुआ था 1948 के अंदर, वो कौन सा आयोग था? कौन सा था? वांगचू, नो। MC महाजन, नो। SK धर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। धार नहीं, धर आएगा, SK धर, ठीक है। इस आयोग का गठन हुआ था सबसे पहले। उसके बाद कौन सा आया था? JVC समिति आई थी, ठीक है। आगे चलते, आगे कौन सा है? भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से रिलेटेड? नागरिकता भाग नंबर 2 के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर SSC MTS के अंदर आया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ? 1955 के अंदर क्या पहली बार नागरिकता अधिनियम आया? कल ही करवाया था, CGL के अंदर 7 दिसंबर 2022 के अंदर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से रिलेटेड? अभी तो बताया 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किसे भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध? भारत का नागरिक बनने, तो मैंने बोला था ना, वो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। SSC CPO के अंदर है 3 अक्टूबर। पहली कंडीशन क्या है? अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो अब या तो आप जन्म से भारत के नागरिक हो, ठीक है जी। वंश के आधार पर नागरिकता बिल्कुल देते हैं जी। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से, आपने मान लिया किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लिया, आप मान लिया विदेशी हो और आपने किसी भारतीय नागरिक की संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो आप भारत के नागरिक बन जाए? नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। देशीयकरण का मतलब हम किसी और देश के ऊपर कब्जा कर ले, उसके माध्यम से भी नागरिकता ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, ये हमारा गलत है। आगे चलते, आगे लास्ट प्रश्न। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? निरंतरता, कंटिन्यूटी में निरंतर क्या चलती रहती है? बस, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 10 के अंदर क्या है भाई? मौलिक अधिकार, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। SSC MTS के अंदर है 6 अगस्त 2021 में। अब मेरे को ये बताओ, स्कोर बताओ कितना? 17 प्रश्न करवाया, 17 में से आपका स्कोर कितना रहा है? ये मैंने करवाया आपको कल और जो परसों का लेक्चर था उसके बेस पे भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। कितनी देर में हो गए? 8 मिनट में निपटा दिए भाई 17 प्रश्न। स्कोर बताओ, स्कोर 17 में से 15 किसका है? 17 में से 15 साइलेंट HR का। वेरी गुड भाई। एक किसी का 12 आया है।
16/17 विशु राजपूत, 14 सचिन हांसी। यार इतने कम कैसे आने लग रहे तुम्हारे? सोनिया खटकड़ 16, किरण कंबोज 15, एनोइड मार्शल आर्ट्स 12, अमित चौरान 12, सूरज कादियान 15, स्वीटी धाकिया 13, प्रीति कुमार 13। भैया वो बच्चे हैं जिन्होंने रिवीजन नहीं मारी। आप ये बताओ, जब मैंने आपको स्पेशल सारी चीजें करवा दी उसके बाद भी आप गलत करने लगे रहे हो। आप सीन में से ये बताओ, सिंगल वन पर्सन, बस वो तेलंगाना वाले को छोड़ गए, एक सिंगल वन पर्सन भी ऐसा नहीं था जो कि मैंने आपको 2 दिन की थ्योरी के अंदर ना करवाया हो। सिंगल वन भी ऐसा नहीं था। उसके बावजूद अगर आपको ये पर्सनों के आंसर नहीं आने लगे रहे ना, तो इसके अंदर गलती आपकी है भाई। मैं तो 1.5 घंटे की 2 क्लास ली थी, ठीक है, और हर एक चीज मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाई थी, फिर भी आप आंसर नहीं दे पाने लगे रहे। आपके 17 में से 12 13 नंबर आने लगे रहे भाई। 5 नंबर कैसे घट गए? 1-2 नंबर का रिस्क हम लोग ले सकते हैं, और वो भी किए हुए में से करवाए जाने लगे रहे, तब भी इतनी गलती है। अगर ये वैसे रेंडमली पर्सन पूछ लेगा एग्जामिनर, तब तो तुम्हारी आवाज फुस हो जाएगी भाई। सोचो, तुम अब खुद सोच लो तुम कितने पानी के अंदर गए हुए हो, ठीक है। चले भाई अब आगे, अब आ जाओ आगे। अब आते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों के ऊपर भाई। मौलिक अधिकार क्या कुछ मामला है भाई। संविधान का भाग नंबर 3 करेंगे भाई। भाग नंबर 3, 2 भाग हम लोग कर चुके। भाग नंबर 1 के अंदर सबसे पहले क्या थे? हमारे देश के बारे में वर्णन था, भारत देश। सेकंड नंबर पे क्या थी? हमारी नागरिकता के बारे में वर्णन था। तीसरे भाग के अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? मौलिक अधिकार हमको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं भाई? मौलिक अधिकार हमको देखने को मिलते हैं भाग नंबर 3 के अंदर भाई। मौलिक अधिकार कहां से कौन से आर्टिकल तक है भाई? तो आर्टिकल नंबर आपको देखो याद, हमने नागरिकता के अंदर कितने आर्टिकल किए हैं? आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक पढ़े। अब 11 से आगे कौन सा आर्टिकल आ गया? आर्टिकल नंबर 12। तो 12 से लेकर जो 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं ना भाई, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर? भाग नंबर 3 के अंदर इंक्लूड है भाई, ठीक है। और इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है हमको? मौलिक अधिकारों का वर्णन हमको देखने को मिलता है भाई। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए? आप सभी को पता, कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए थे। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, कहां से लिए थे? अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए थे? मौलिक अधिकार लिए थे, सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मौलिक अधिकार है, इनको क्या है? इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और ये जो मैग्ना कार्टा जो वर्ड है, ये हमने लिया कहां से है भाई? इसको कहां पर बोलते थे मैग्ना कार्टा? इसको इंग्लैंड में बोलते थे भाई। ये चीज याद रखना, इनको इसको इंग्लैंड बोल लो या इसको ब्रिटेन बोल लो, जो भी बोलो भाई, वहां पर इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। और वहीं से हमने ये वर्ड लिया है भाई, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब एक बार के लिए मेरे को ये चीज बताओ, ये इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के अंदर, मैग्ना कार्टा वाला लिख लेना, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। हम लोग किसके बारे में? हमने 2 भाग पढ़ लिए। पहले भाग के अंदर हमारे देश के बारे में वर्णन था, भारत देश, ठीक है, और उसके राज्यों के बारे में आर्टिकल 1 से 4। दूसरे भाग के अंदर नागरिकता थी, आर्टिकल नंबर 5 से 11 कलम ने पढ़ी। आज हम लोग तीसरा भाग करने लग रहे, जिसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 हम लोग पढ़ेंगे आज। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक बाकी बचे हुए आर्टिकल और जो रिट होंगी वो हम लोग कल करने का काम करें, क्योंकि आज हम लोग ये चीजें करेंगे, इसी के अंदर काफी समय लग जाएगा भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 भाग नंबर 3 एग्जाम के अंदर पूछा था। मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंदर? 3 नंबर भाग के अंदर है। मौलिक 1 2 3 है, तो तीसरे नंबर भाग के अंदर है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिए थे, सबको पता है, ठीक है। और इंग्लैंड के अंदर इसको मैग्ना कार्टा के नाम से बोला जाता है, और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है भाई, ठीक है। चलें अब आगे। हाँ, यूएसएसआर रूस होता है भाई। भाई खटक मोहित नाम के लड़के का कमेंट देख लो आप लोगों के सामने है कि गुरुजी आज जिक्के का मौका लगाया था, पहली बार 50 में से 36 ठीक थे, 5 करे कोनी थे जिसमें था भाई, ठीक है भाई। 5 तो भाई साहब अटेम्प्ट कौन कर पाया था, नहीं तो बाकी झंडे पूरे काट देता है ना भाई। करें मैं स्टार्ट? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। ओके ओके ओके।
देखो भाई, पहले तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख लो भाई, 3 पॉइंट्स अबाउट मौलिक अधिकार, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड भाई 3 पॉइंट जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो ये चीज लिख लो, ये पक्के आते हैं एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे क्या है भाई, मौलिक अधिकार हमारे योग्य हैं लेकिन निरपेक्ष नहीं है भाई, ठीक है। योग्य का मतलब भाई हमारे जैसे आप हर एक व्यक्ति है भाई, वो मौलिक अधिकार को मतलब यूज कर सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार भाई, हर एक व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए एलिजिबल है, लेकिन निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब भाई किसी के साथ कोई भी भेदभाव वगैरह वगैरह है उस टाइप से नहीं करते, ये सबके साथ समानता का भाव रखते हैं। तो क्या है हमारे पहला पॉइंट लिखना, आपको ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आपको तभी करवाने लग रहा हूं। मौलिक अधिकार योग्य हैं लेकिन निरपेक्ष नहीं है भाई। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता, आपको बता देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार की विशेषता है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं। अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा तो कहां से करके आओगे, आप मेरे को खुद बताओ, ठीक है। चीजें समझ में आई। दूसरी चीज, मौलिक अधिकार कोई पवित्र चीज नहीं है भाई, कोई हमारी गीता की बुक नहीं भाई जो पवित्र है, ठीक है। तो यानी क्या है, ये पवित्र, एग्जाम के अंदर आता है ये प्रश्न, क्या मौलिक अधिकार पवित्र है या स्थायी है, यानी कि परमानेंट है। तो ये मौलिक अधिकार क्या है, पवित्र या स्थायी नहीं। स्थायी तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है भाई, आप भी नहीं हो ना मैं हूं, कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पर भाई ये हमारे क्या है, ये हमारे वाद योग्य या परिवर्तनीय है। वाद योग्य का मतलब समझते हो, वाद योग्य का मतलब है इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वाद योग्य, वाद योग्य को इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिएबल, जस्टिएबल, ठीक है। ये हमारे क्या है, वाद योग्य और परिवर्तनीय, यानी इनके अंदर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कोर्ट के अंदर चैलेंज करके भाई। चीजें समझ में आई। ये तो 3 पॉइंट ये पक्का एग्जामिनर पूछता है, तो ये आपको याद रखने, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट याद रखोगे भाई, हमारे योग्य हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। दूसरी चीज हमारी भाई ये हमारे क्या है, पवित्र वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। ना ये स्थायी है ना ये परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तीसरी चीज क्या, ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब जस्टिएबल, क्या इनको हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे वाद योग्य भी है और परिवर्तन भी है, यानी इनको इनके अंदर हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर यही प्रश्न आता है कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं। वाद योग्य का मतलब क्या इनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, जस्टिएबल है या नहीं। तो आपको बोलना है यस, मौलिक अधिकारों को हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो यह चीज आपको एक बार के लिए मौलिक अधिकारों से रिलेटेड याद रखनी। चीजें क्लियर हुई। तो निरपेक्ष ही तो आएगा और क्या आएगा, गलत नहीं है भाई, ठीक है। एक बार के लिए कमेंट करके बताओ इतनी चीजें क्लियर है भाई। योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं है, ये आएगा। तो यही तो लिखा है, अच्छा निरपेक्ष नहीं है, ओके ओके। तो निरपेक्ष भाई ये गलती था, मतलब बोलूं तो निरपेक्ष से था, मतलब निरपेक्ष नहीं है ये बोलूं था, नहीं लिखना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया ठीक भाई। यार इतने तो तुम में भी कॉमन सेंस, इतना तो ठीक कर लिया करो खुद भी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है भाई। अब आगे चलूं, अब हम लोग करते हैं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड भाई, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल मैंने आपको बताया था कौन सा भाई, आपका अनुच्छेद। कौन सा छेद, अनुच्छेद नंबर हमारा 12, आर्टिकल नंबर 12। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़े, इसके अंदर क्या दे रखे हैं भाई। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मतलब चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर आपको क्या मिलती है, कोई भी राज्य की परिभाषा हमको देखने को मिलती है, यानी हमारा जो देश है, ठीक है, उसकी हमको परिभाषा देखने को मिलती है। हमारे देश को संविधान के अंदर राज्य बोला गया है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, जो कानून की किताब उसके अंदर हमारे देश को क्या बोला गया है, राज्य बोला गया। यानी कि हमको क्या चीज देखने को मिलती है आर्टिकल नंबर 12 के अंदर, राज्य की परिभाषा शामिल है भाई। क्या चीज है, राज्य की परिभाषा। याद कैसे रखोगे, याद देखो 12 का मतलब हो गया बहारा। 12 का मतलब क्या आ गया, बहारा। भाई बहारा अपनी परिभाषा दे, अपनी डेफिनेशन दे, भाई तू कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, क्या कुछ मामला है, बता भाई। बाहर आके अपनी परिभाषा दे, अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक है। यानी 12 से बन गया बहारा भाई, बहारा अपना इंट्रोडक्शन दे, तू कौन है,
कभी कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल में 12 के अंदर क्या भाई, राज्य की परिभाषा एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भाई। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये भाई राज्य के अंदर मतलब किन किन चीजों का जो मिश्रण है उसको राज्य बोला गया है। मतलब कि जैसे आपने इस चीज देखो, आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। जैसे आपने देखा भाई चाय, चाय किसको बोलते हैं भाई, चाय मतलब कि हम ऐसे बोलते हैं चाय की परिभाषा दीजिए, तो चाय की परिभाषा हम किसको बोलेंगे भाई, उसके अंदर दूध भी होता है, उसके अंदर चीनी भी होती है, उसके अंदर चाय पत्ती भी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी होता है जिसको हम लोग उबालते हैं, यानी इन सब चीजों से मिलकर बनती है चाय। तो उसी टाइप से राज्य है, राज्य की परिभाषा यानी राज्य के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, राज्य के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पहला तो एक संसद होती है एवं एक केंद्र सरकार होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। राज्य के अंदर हमको क्या क्या चीज देखने को मिलती है, एक तो हमको संसद देखने को मिली हमारे राज्य के अंदर, मतलब जो हमारा देश उसके अंदर क्या है, एक तो पार्लियामेंट है जो कि हमारे राज्य की मेन डेफिनेशन है, दूसरा हमारा क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है भाई। सेकंड हमारा भाई जितने भी हमारे राज्य स्टेट हैं, ठीक है, राज्यों की जो भी विधानसभा है वो, अब ये तो संसद तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, लोकसभा राज्यसभा, अब स्टेट लेवल पे क्या है, राज्यों की विधानसभा यानी विधानमंडल बोल लो, ठीक है भाई, राज्यों के अंदर जो भी विधानमंडल है वो, और जो भी या फिर राज्य की जो भी सरकारें हैं, या फिर राज्य की सरकारें, ये भी हमारे किसके अंदर, देश की डेफिनेशन के अंदर शुमार है। केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी। तीसरे नंबर पे जो भी हमारे लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, लाइक हमारी पंचायतें होंगी, लाइक हमारे जैसे नगर निगम हो गया, वो भी इसी के अंदर शुमार है, राज्य के अंदर ही। क्या है हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, उसके अंदर कौन कौन शुमार है, हमारी जितनी भी हमारी पंचायतें हैं या फिर जो भी हमारी क्या है नगर निगम है, ये सारे के सारे भी हमारे इसी के अंदर शुमार हैं भाई। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या भाई, तीन चीजें तो होगी, देखो तीन चीजें डायरेक्ट याद रह जाएंगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, गांव के अंदर पंचायत होती है, या फिर हमारे जो भी नगर निगम होते हैं वो हो गए, यानी तीन तो ये हो गए हमारे नॉर्मल भाई। इसके अलावा फिर अन्य वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय, ये कौन से आपको बताता हूं। अन्य वैधानिक निकाय अभी समझाता हूं, एक सेकंड को। अन्य वैधानिक या गैर वैधानिक निकाय, इसके अंदर कौन सी चीजें शुमार है भाई, इसके अंदर चीज हो गई, देखो गैर वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय का मतलब जैसे हमारा हो गया इलेक्शन कमीशन, ये हमारा एक वैधानिक, यानी कि वैधानिक का मतलब जो विधि द्वारा, यानी जो हमारी कानून की बुक के अंदर ऐसी कोई संस्था है, इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। यूपीएससी का जिक्र हमारे कानून के अंदर किया गया है। इसके अलावा हमारे वित्त आयोग का जिक्र हमारे कानून के अंदर, यानी ये हमारे हो गए वैधानिक निकाय, ठीक है। गैर वैधानिक के अंदर हमारा जैसे हमने बाद में बना दिया मानवाधिकार आयोग, ये सरकार ने बनाया बाद में, ठीक है, हमारा मतलब कानून की जो बुक उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है इसका। महिला आयोग हो गया, मतलब जो और आयोग जो कि हमने बाद में बनाया उनको बोलते हैं गैर वैधानिक निकाय, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीज मिलके ही क्या हमारा एक देश बनाती है, एक राज्य बनाती है, ठीक है। मतलब जो हमारी कानून की बुक उसके अंदर क्या है, हमारे देश को राज्य बोला गया है। तो हमारे देश की जो राज्य की डेफिनेशन है, अब आपसे पूछ रहे जैसे मैंने आपको नहीं बताया भाई चाय की डेफिनेशन क्या है, चाय के अंदर क्या है, दूध डलता है, पानी भी डलता है, चाय पत्ती डलती है, चीनी डलती है। उसी टाइप से एक राज्य यानी एक देश, उसके अंदर क्या क्या चीजें है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे हमारे पास पंचायतें हैं, नगर निगम है, और चौथे नंबर पे जितने भी हमारे पास ये बॉडीज हैं, जैसे भाई मान लिया हमारा यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, या कोई भी चीज है, तो वो भी इसी के अंदर शुमार, यानी इन सब चीजों से मिलकर क्या है हमारा एक देश बनता है, या ये नहीं कि एक सरकारी तंत्र बनता है भाई, ठीक है। पायल भाई यहां पर YouTube पे कमेंट्स हाइड नहीं होते भाई, मैं कैसे हाइड करूं, आप खुद बताओ यार, इसके अंदर हाइड का ऑप्शन ही नहीं आता। नहीं कर सकते भाई इसको हाइड, तो यार तुम पढ़ाई में ध्यान दे लो, तुमको क्या दिक्कत है। हिसार बाल संबंध लाइब्रेरी से 5 लड़के और 2 लड़की हाजिरी लगा दो, मास्टर आज भी आ रहा है। मुस्कान, विजेंदर, ताजू, दीपक, वाह भाई वाह, ठीक है भाई, क्लियर है ना ये चीजें। हाँ भाई देखो, जिसको पढ़ना होता है ना कमेंटों की तरफ ध्यान नहीं देता, वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है, ठीक है। फालतू की बकवासबाजी करो तो टाइम पास करते रहो। अब आर्टिकल 12 क्लियर हो गया। 12 के अंदर क्या भाई, बहारा अपना इंट्रोडक्शन दे, यानी राज्य की परिभाषा के बारे में हमें जिक्र किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल नंबर 12 के अंदर मिलता है। अब आप लोग देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़े। मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंदर है, ठीक है भाई। अब मौलिक अधिकारों की शुरुआत है ना, वो आर्टिकल नंबर 14 से होनी है, 14 से 18, 19 से 22, 23 और 24,
25 से 28, 29 और 30, और हमारे पास हो गया 32। तो ये हमारी यहां से शुरुआत होनी है। आर्टिकल नंबर 12 हम लोग कर चुके, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल रह गया, आर्टिकल नंबर 13, यानी अनुच्छेद नंबर 13। हमने 12 के बारे में पढ़ लिया, राज्य की परिभाषा। हम 14 से किसकी शुरुआत करने वाले थे? मौलिक अधिकारों की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन जो कि आर्टिकल नंबर 13 के अंदर दी गई है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, यानी आम जनता के मौलिक अधिकार जिससे छिन जाएं, ऐसा कोई भी कानून है हमारी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। भाई चीजें समझ में आई? भाई जो भी हमारे जैसे ये मौलिक अधिकार हैं 14 से लेकर 32 के बीच में, जो भी हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लो या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाई भाई जिससे क्या है आम लोगों के अधिकार छिन जाएं। अब जैसे मान लिया आप लोगों को आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आपको, ठीक है, आप कुछ भी बक सकते हो लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब मान लो कोई ऐसा कानून बना दे सरकार जिसके तहत मान लो आपकी बोलने की स्वतंत्रता खत्म होती हो, तो आप कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपकी इस आजादी का संरक्षण करेगा, यानी उसको बचाने का काम करेगा। ठीक है, उस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये संविधान यानी कानून की किताब के अंदर ही ये चीज लिख रखी है। चीजें समझ में आई? तो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर क्या है? राज्य। राज्य मैं फिर बताने लग रहा हूं, राज्य का मतलब संविधान की किताब के अंदर देश होता है। ठीक है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। अधिकारों, हनन का मतलब तो समझ गए ना भाई, मौलिक अधिकार मतलब छीने जाएं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन हो। चीजें क्लियर है भाई? इसको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? आपको पता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हम शुरू करने ही वाले थे, हम बनाने ही वाले थे, उससे पहले एक कंडीशन लगा दी आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, भाई कोई भी ऐसा कानून ना बना दियो, भाई हम बड़ी मुश्किलों से मौलिक अधिकार बनाए हैं कि भाई जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, कुछ भी ऐसा नहीं बना देना। ठीक है, तो यानी कि उसके बाद ये कंडीशन होती है भाई। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 भी क्लियर है ना, इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। वैसे ही देखो, वैसे ही दिमाग मेरे जब 14 से हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट है, उससे एक कदम पहले उसके लिए एक जरूरी शर्त है। शर्त क्या है? भाई कोई भी ऐसा कानून नहीं बने जिससे इन मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में अभी मैं आपको ये याद करवाता हूं भाई। देखो 14 से 18 के बीच में आपके समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया भाई, समानता के अधिकारों का उल्लेख भाई। अभी सारे आर्टिकल भी करने पड़ेंगे। समानता के अधिकारों का उल्लेख हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है? 14 से 18 के बीच में किया गया समानता के अधिकारों का उल्लेख। याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं भाई। आप अपनी किशोरावस्था के अंदर पहुंच जाओ, अपने जवानी के उन दिनों के अंदर पहुंच जाओ जब आपकी आंखों के अंदर से बाल आने स्टार्ट हुए थे, जब आपके कंधे चौड़े होने स्टार्ट हो गए थे, आपके गले का बटन निकलना स्टार्ट हो गया था, उन दिनों के अंदर पहुंच जाओ भाई। तो उन दिनों के अंदर आपने देखा होगा, अपने अंदर ये फील की होगी भाई आपको इक्वलिटी चाहिए। मान लिया आप घर के अंदर हो या कहीं पर भी हो, आपको चाहिए भाई फुल बराबरी। भाई आपका कोई छोटा भाई या बहन है या फिर आपका कोई बड़ा भाई या बहन, आप बोलते हो भाई इसको 2 गिलास दूध दिया, मैं भी 2 गिलास दूध पीऊंगा, इसको 2 रोटी दी, मैं भी 2 रोटी खाऊंगा या खाऊंगी। ठीक है, यानी कि जब भी व्यक्ति, जब भी बच्चा क्या है 14 से 18 साल के बीच में होता है, उसमें बचपना होता है, वो क्या बोलता है मम्मी मैं भी ये चीज खाऊंगा, मैं भी ये चीज खाऊंगा, मतलब उसको चाहिए फुल इक्वलिटी, फुल समानता। ठीक है, यानी कि 14 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में क्या चाहिए बच्चे को? फुल समानता चाहिए, फुल इक्वलिटी चाहिए, यानी समानता के अधिकारों का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में, राइट टू इक्वलिटी। अब बच्चा 18 प्लस का हो गया भाई, 18 साल हो गए, आपकी किशोरावस्था लगभग समाप्त हो चुकी है, अब आप आजादी की तरफ बढ़ चुके, मैं 18 प्लस का हो गया हूं, मैं अडल्ट हो गया हूं, अडल्ट, अब मैं सारी अडल्ट चीजें करूंगा। ठीक है, अब अडल्ट चीजों की फिराक में क्या, अब आपको चाहिए फुल आजादी भाई। अब 18 प्लस हो गए हो, अपने कुल्लों के नीचे आपको चाहिए गाड़ी। ठीक है, गाड़ी की उस सीट पे बैठूंगा गद्दमदार पे, कुल्लों के नीचे चाहिए बुलेट, और हाथ में चाहिए आपको आईफोन। पैसा आप एक कमाते नहीं, शौक आपके निराले, क्योंकि आपको मादा पटानी है। ठीक है, तो उस चक्कर में आपको चाहिए फुल आजादी। अब आपको घर से बाहर ही नहीं निकलने देगा, आपको स्वतंत्रता ही नहीं देंगे, तो मादा कहां से पटेगी? ठीक है, और कहां से कुल्लों के नीचे बुलेट आएगा? घर पे गली में, घर के अंदर, आंगन के अंदर ही घुमाते रहोगे क्या? ठीक है, यानी 18 प्लस के होते ही आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भाई फुल आजादी। भाई मैं कहीं पर भी जाऊं, बाहर भीतर, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी मम्मी पापा के मतलब बीच में से कोई भी मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए भाई कि हाँ भाई बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। नो, मेरा जब मन करेगा, जब घर में आऊंगा, जब मन करेगा, जब घर से बाहर जाऊंगा, क्योंकि मैं सहन फट
आया सहन से पढ़ ले उड़ा जाके सहन सहन पाछा पैसे मरवा 14 पोरी वाले लठ बिजली की चिंगारी पाटती फिरेंगी बनाऊंगा तना सहनसा। ये जितने भी है ना ये 19 से ये 18 प्लस होते हैं जो हवाबाजी करते हैं अपने माता पिता के आगे तब ना दिखने की तो लताड़िया करो इन्ना फुल हवा में आ जाइए 19 साल के अंदर डाडी के 2 बाल आओगे ना मुँह इतनी इतनी आओगे ना ठोडी पे 4 बाल आते ही हवा में आ जाइए बुलेट लेके जाऊंगा उस बिना मैं कॉलेज में पैर कौन टेकूं ऐसे ऐसे लिया करो मैं इलाज बन जाएगा उससे टाइम जड़ दिख जाएंगे बुलेट लेके जाऊंगा क्या कहते जीवन में एक अन्ना कमाया को नहीं बुलेट लेके जागा यो पैदल भेजा करो इसना बुलेट लेके जागा यो ऑटो के रुपये भी ना दिया करो गर्मी में मरेगा आप अकल आ जाएगी। जितना सिर पे चढ़ाओगे ना बच्चे को उतना बच्चा बिगड़ेगा। आप भी भविष्य में पेरेंट्स बनोगे तो आपके लिए बताने लगे जाऊं बच्चे को जितना सिर पे चढ़ाओगे जितनी उसको फैसिलिटी दोगे उतना जीवन में निकम्मा बनेगा वो। भाई मैं सच बताने लगे रहा हूं हमारे घर को ने भाई इस चीज में बहुत मतलब विशेष ध्यान रखे मतलब ध्यान तो क्या रखा घर क्या इतना भी होते कौन था पहली बात तो ठीक है भाई आम तो भाई साइकिल पर जाया करते एटलस पे सरकारी स्कूल में थर्ड 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 आप पे धक्के खा खा के अपने आप पहला मन में था भाई कुछ ना कुछ करा जीवन में कुछ ना कुछ करा जीवन में। और पहले से आप सोचो अगर हमको भी फैसिलिटी मिल जाती भाई हाँ कुल्लो नीचे गाड़ी मिलती जू 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 हाथ में एप्पल वाले फोन और स्टार्टिंग से ये फैसिलिटी मिल जाती है भाई हम क्यों कुछ करते जीवन में जब हमको सारी चीज़ें मिलने लगे बिना मेहनत करे। तो यही चीज़ आप भी सोच के देखना अगर आप अपने बच्चों को कल को आप पेरेंट्स बढ़ो आप सारी फैसिलिटी उनको पहले ही दे दो। आपने फ़ोन भी दे दिया बढ़िया कंपनी का फ़ोन देना छोटा मोटा कीपैड दे दो कीपैड में नहीं मानता तो छोटा सस्ता फ़ोन दो ठीक है जो हैंग होकर चलता रहे ठीक है साइकिल पे भेजो उसको मतलब जितना जीवन में संघर्ष करे ना और उसके अंदर खुद के मन में लालसा हो कि हाँ भाई मुझे पैसे कमाने घर के मुझे फ़ोन नहीं दिलाने लग रहे घर के मुझे गाड़ी नहीं दिलाने लग रहे घर के मुझे बाइक नहीं दिलाने लग रहे मुझे खुद को पैसे कमाने पड़े तो उसके मन में खुद के अंदर आएगा कि अब मुझे मेहनत करनी मुझे जीवन में कुछ करना ताकि मैं कुछ पैसे कमा पाऊँ ठीक है। और अगर पहले से सारी फैसिलिटी दोगे तो पक्का बिगड़ेगा दारू पिएगा उन पैसों की ठीक है। तो ये जीवन में आगे ध्यान रखना। तो उसका क्या चाहिए अब फुल आजादी थी यानी स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार मेरे को चाहिए पूरी आजादी मैं कहीं पे जाऊं कुछ हूं 18 प्लस का हो गया हूं अब सारी एडल्ट चीजें करूंगा 19 से 22 के बीच में ठीक है यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप ये सोचो भाई कोई व्यक्ति अगर फुल आजादी के अंदर घूमेगा बाहर भीतर अयासी करेगा पूरी आजादी उसके ऊपर माता पिता की कोई रोक टोक नहीं है तो सीधी सी बात है ऐसे केसों में व्यक्ति क्या है एक महिला मित्र तो पक्का बना लेगा और उसने अगर महिला मित्र बना ली तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा करेगा वो जिससे या तो उसका खुद का शोषण होगा या वो महिला मित्र का शोषण करेगा मतलब एक का शोषण होना पक्का है ठीक है। तो यानी उसको अब शोषण के विरुद्ध भी अधिकार चाहिए बिल्कुल चाहिए भाई यानी 23-24 साल की उम्र के अंदर क्या है उसका शोषण होना निश्चित है कैसे ही लगा लो तुम यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कब चाहिए आपको 23-24 की अवस्था के अंदर आपको ये अधिकार चाहिए भाई ठीक है भाई मिल जाएगा अधिकार दे देंगे आपको शोषण के विरुद्ध नहीं करेंगे आपका शोषण। फिर 25 से 28 की उम्र अब शोषण हो चुके सारे कांड हो चुके मान लिया महिला का शोषण है तो महिला भी थाने में जाएगी और मान लिया आपका शोषण होया तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है नहीं तो शोषण है तो भाई अब आपको शादी भी करनी पड़ेगी मजबूरी है क्या पता महिला दूसरे धर्म की हो या फिर आप दूसरे धर्म के हो यानी इंटर धर्म वाली शादी भी करनी पड़ेगी यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए 25 से 28 की वर्ष की अवस्था में भाई ठीक है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हो इसका अधिकार भी आपको मिलेगा ठीक है। वो कब मिलेगा आपको 25 से 28 साल की अवस्था के बीच में भाई। अब आपकी शादी भी होगी सारा सिस्टम सेट हो गया अब क्या है अब तो वो एक ही काम बच्चा जिसके लिए धरती पे आए हैं जिसके लिए जन्म लिया जिसके लिए पढ़ाई करते हैं जिसके लिए पैसे कमाते हैं अब उस चीज की भी आपको प्राप्ति होगी भाई। तो अब सीधी बात आप तो बच्चे ही होंगे अब उन बच्चों को भी क्या है भाई आप शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान दोगे समाज का ज्ञान दोगे यानी 29-30 साल की उम्र के अंदर क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा एवं संस्कृति का ज्ञान दोगे भाई बिल्कुल सही बात है भाई। अब बच्चे भी हो गए संस्कृति का ज्ञान भी दे दिया वगैरह वगैरह सारी चीजें होगी अब क्या है अब आप 32 साल की अवस्था के अंदर आ गए और अब आप क्या चीजों को रिवाइंड करोगे कि हाँ भाई मैंने भी जीवन में ऐसे ऐसे कांड किए थे यानी कि भाई आपने जो भी कांड किए थे अब आप क्या सोचोगे अब तो उनका उपचार मुझे करना ही करना चाहिए यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार
यानी कि क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर हमको देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितने भी कांड किए हैं उन सभी का उपचार तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ मौलिक अधिकार है, 6 टाइप के हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 6 के 6 तो क्लियर हो गया ना। लेकिन जिस टाइम हमारा संविधान बना था, पेपर के अंदर आता है मूल संविधान के अंदर टोटल कितने मौलिक अधिकार थे। मूल का मतलब है जब ओरिजिनल संविधान बनाया था, मूल संविधान में टोटल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे भाई। तो जो हमारा मूल संविधान था, जिस टाइम हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस टाइम हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार थे भाई। टोटल कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये एक कहां पर गया जी, ये एक कौन से वाला था। आपने देखा 29 30 करवाया, मैंने एक 31 वाला आर्टिकल नहीं करवाया, तो ये 31 वाला ही था भाई। ठीक है, कौन सा था ये, 31 आर्टिकल नंबर 31 के अंदर क्या था भाई, आपका संपत्ति का अधिकार था भाई। क्या था हमारा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। इसके तहत क्या था, इसके तहत यह था भाई आपके माता पिता की संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार होगा। यह मतलब कि एक मौलिक अधिकार बनाए रखा था। तो इसका भाई लोग मिसयूज करते थे। लोग क्या करते थे, हाँ उनको पता होता था भाई, हाँ भाई माता पिता ने जो भी कमाया है, जो भी प्रॉपर्टी सारी अपने पास तो आनी ही है। ठीक है, वो माता पिता को परेशान करते थे, सारी प्रॉपर्टी नाम करवा के उनको घर से बाहर निकाल देते थे, वृद्धाश्रम में भेज देते, मतलब अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। तो इसलिए फिर सरकार ने इलाज निकाला भाई, इसके तो केस बहुत ज्यादा आने लगे। तो इन्होंने भाई इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। कानूनी के अंदर क्या हो गया, मतलब इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया इसको, 44वां संविधान संशोधन था, 4 + 4 8 यानी 1978 में। 42वां के अंदर 4 + 2 1976 होता है। 44वां संविधान संशोधन कौन सा था हमारा, 1978 के अंदर हुआ था। इसके तहत क्या है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया भाई। इसको क्या बना दिया गया, हमारे पास कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और कौन से आर्टिकल के अंदर शुमार कर दिया गया, आर्टिकल नंबर 300A के अंदर इसको शुमार कर दिया गया भाई। 300A अनुच्छेद में इसको शुमार कर दिया गया भाई। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पक्का 100%। चीजें क्लियर हुई भाई, ये चीज समझ में, संपत्ति का अधिकार कैसे हटा, आर्टिकल नंबर 31 के अंदर था। यानी कि अब हमारे वर्तमान संविधान के अंदर टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। और जिस टाइम हमारा संविधान बना था 1950 के अंदर, एग्जामिनर प्रश्न ऐसे पूछता है 1950 में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे। यानी कि 1978 से पहले तो हमारे पास 7 ही थे। यानी 1978 से पहले का कोई सा भी साल दे दे आपको, तो आपको 7 ही लगाना है। 1978 के बाद का अगर कोई भी साल आ जाए तो आपको लगाने कितने, 6 थे भाई। ठीक है, चीजें क्लियर है। कब चेंज हुआ, 44वां संविधान संशोधन। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को। और कौन से आर्टिकल के अंदर है, यह आर्टिकल भी पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 301 के अंदर अब हमारा क्या है, संपत्ति का अधिकार है भाई। चीजें क्लियर हुई भाई इतनी। अब हमने देखो ये चीज तो पढ़ ली, 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, 19 से 22 के बीच में। अब क्या ये सारे के सारे आर्टिकल समानता के 14 से 18? नो। अब हमें इन हर एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, 14 से लेकर 32 तक में कौन सा आर्टिकल के अंदर क्या चीज की मेन डेफिनेशन दे रखी है, ये भी एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 14 से भाई। किससे, अनुच्छेद किसका, कैसा छेद, अनुच्छेद भाई। अनुच्छेद नंबर जो 14 है भाई, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बार के लिए मेरे को इतनी चीज बताओ, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट से। जय हिंद सर, ये क्या नोटिस है कि फॉर्म में OTR में क्या कुछ करना है? अरे आपको बताया तो था यार मैंने आपको। देखो एक चीज बताई थी मैंने, अब फिर बता देता हूं कि आधार बायोमेट्रिक होगी पेपर के अंदर भाई। ये क्या सिस्टम आपको फिर बता देता हूं भाई, मैंने वैसे बताया था परसों, आज फिर बता देता हूं कि अब जैसे आप SSC का कोई भी एग्जाम दो, पहले आप SSC का कोई भी एग्जाम देते थे, आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर जाते थे। ठीक है, जाके आपकी बायोमेट्रिक हो जाती थी नॉर्मल, सिर्फ आपका आधार कार्ड ऐसे चेक करते थे, हाँ भाई आप ओरिजिनल बंदे हो। आप अंगूठा टेक किया, बायोमेट्रिक हुई, पेपर दिया, फिर बायोमेट्रिक हुई और आप आ जाते थे। अब क्या होगा, अब आप लोगों ने देखा जिस टाइम आपका आधार कार्ड बना था उसके अंदर आपके सारे फिंगरप्रिंट्स के निशान लिए गए थे, याद है आप सभी के, आपकी आंखों की पुतली के निशान लिए गए थे और फिंगरप्रिंट्स और आपकी फोटो आती है आधार कार्ड के अंदर। ठीक है, आपके दोनों हाथों की सारी उंगलियों के निशान उसके अंदर होते हैं। अब क्या बनाया SSC ने रूल, अब आपकी जो एंट्री होगी ना, अटेंडेंस होगी, वो आधार के माध्यम से होगी। यानी कि आपका आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे सिस्टम के अंदर, तो वहां पर आपको अपना अंगूठा उंगली जो भी चीज डालनी, मतलब वो चीज, और डालने क्या मतलब रखनी है। ठीक है, वो चीज रख के आपकी चेक की जाए। अगर आपका मान लिया सारे हाथों की उंगलियों में से, अंगूठों में से कोई भी चीज मैच नहीं हुई, तो आपकी एंट्री नहीं होगी।
ठीक है, आपको मतलब कि इनएलिजिबल मान लिया जाएगा। तो अब क्या करें जी, तो अब आपको ये करना है, अगर आपका आधार कार्ड 5 साल से ज्यादा पुराना है, मतलब आपने 5 साल पहले उसके अंदर अपने फिंगरप्रिंट्स या फोटो वगैरह अपडेट की थी, तो आप उस आधार कार्ड को दोबारा से अपडेट करवा लो। ठीक है, अपने जो भी नजदीकी आपके पास लघु सचिवालय है, मिनी सेक्रेटरीट है, उसके अंदर जाओ और वहां पर जाके आधार कार्ड अपडेट करवा लो। ठीक है, वहां पर अपने आपके सारे फिंगरप्रिंट्स दोबारा से टिक जाएंगे, मतलब फ्रेश जो फिंगरप्रिंट है वो आपके टिक जाएंगे, आपकी नई फोटो आ जाएगी, नई पुतलियों की स्कैनिंग हो जाएगी, मतलब कि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी पेपर के अंदर। तो ये चीज थी उस नोटिस के अंदर। ठीक है भाई, तो अपना अपना हिसाब से कर लेना। नहीं, पहले नहीं होते थे, आधार के साथ बायोमेट्रिक नहीं होती थी पहले। पहले वैसे होते थे, आधार तो सिर्फ देखते थे आइडेंटिटी के रूप में, हाँ ओरिजिनल बंदा है या नहीं। ठीक है, चले अब आगे। क्या हुआ? नहीं, झूठ नहीं है भाई, एसएससी ने नोटिस निकाला यार, झूठ क्यों बोलूंगा यार मैं? आज झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा भाई? भाई यहां पर कुछ मतलब इनाम मिलता हो फिर तो मैं झूठ बोलूं भाई। आप लोगों ने झूठ बोले क्या मिलेगा भाई? खुद तो बताओ, आप सोचो तो, मैंने क्या मिल जाएगा झूठ बोलेगी? एक सेकंड रुक जाओ भाई। करें आगे? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यस, देखो भाई, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या भाई, देखो 2-3 आर्टिकल हैं सारे इकट्ठे। एक है फिर अनुच्छेद नंबर 15, छोटे छोटे, इनके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। 15, अनुच्छेद नंबर 16, लिख लो सभी साथी। अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 18। तो ये सारे के सारे आपके समानता के अधिकार हैं भाई। इनके अंदर अलग अलग चीज दे रखी जो कि एग्जामिनर पूछता है, सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या होता है? कल भी बताया था, कानून। कभी ये समझ लो विधि नाम की लड़की के समक्ष समानता, नो, विधि के समक्ष समानता। जो कानून है, कानून के समान क्या है भाई? कानून के समक्ष सारे के सारे व्यक्ति समान होंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ठीक है, उसके अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई। मान लिए कोई एससी कैटेगरी या कोई जनरल कैटेगरी का और आप उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव करने लग रहे हो, भाई इसके ऊपर तो आपने मजबूत धाराएं लगा दी, इसके ऊपर कम लगाई, तो वो चीज गलत होगी। यानी विधि है, यानी कानून है, कानून के समक्ष क्या है? हर एक व्यक्ति बराबर होगा। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर इस चीज का प्रावधान है। अब आर्टिकल नंबर 15 के अंदर किस चीज का हो जाएगा? 15 के अंदर आ जाएगा आपका धर्म, आपका मूल वंश, भाई जो भी आपका वंश है, आपकी जो भी जाति है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या फिर जन्म स्थान बोल लो। लिंग यानी कि आप मेल हो, फीमेल हो, या जन्म स्थान, भाई आप मान लीजिए इस जगह पे जन्मे हो, उस जगह पे जन्मे हो, इसके आधार पर भी क्या आपके साथ पूरे भारत में कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते भाई। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। निषेध का मतलब हो गया भाई गलत है, ये चीज मना कर रखा संविधान ने इस चीज के लिए। चीजें समझ में आई? देखो 14 के अंदर तो क्या है, आप कानून के समक्ष सारे के सारे नागरिक समान हो, इक्वल हो। ठीक है, 15 के अंदर क्या है? 15 के अंदर में धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, वंश, किसी भी आधार पर आपके साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता भाई। दोनों चीजें क्लियर हुई। 14 के अंदर भी समानता, यानी 15 के अंदर भी ये इनडायरेक्टली समानता ही तो है भाई। हाँ भाई, आपके साथ, आप किस धर्म के हो, आप किस जाति को, इस आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यानी आपको इक्वलिटी देनी पड़ेगी, तो यानी समानता ही होगी इनडायरेक्टली। यानी पहले नंबर पे कानून के समक्ष समानता, दूसरे नंबर पे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान जो भी है उसके आधार पर आपको इक्वलिटी मिलेगी, यानी कि आपको उसके आधार पर कोई भी भेदभाव वगैरह वगैरह चीजें नहीं कर सकता भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगला 16वें नंबर पे भाई हमारे पास लोक नियोजन। लोक नियोजन बोल लो या फिर बोल लो नौकरी। नौकरी में अवसर की समानता, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अवसर की समानता मतलब कोई भी नौकरी होगी,
चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी हो, आपके साथ कोई भी ये भेदभाव नहीं कर सकता कि भाई हाँ भाई ये इस कास्ट का है, इस धर्म का, या ये इस चीज का है तो इसलिए इसको इस नौकरी का फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 इस चीज का प्रावधान करता है। याद कैसे रखोगे? आर्टिकल नंबर 16 पढ़ के होली अम्बोड़ा किसके लिए पढ़ते हैं? सरकारी नौकरी के लिए। यानी कि नौकरी के लिए क्या है भाई, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है कि नौकरी में अवसर की समानता कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 16 के अंदर है। भाई आपको नौकरी के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, भाई हाँ ये नौकरी का फॉर्म भरेगा, ये नहीं भर सकता। अब जी अब भेदभाव नहीं कर सकते तो SC ST OBC इनको आरक्षण कैसे मिलता है? तो इसी आर्टिकल नंबर 16 का एक सब क्लोज है, 16 का पॉइंट नंबर 4। 16 का क्या है? एक पॉइंट नंबर 4 है। उसके अंदर यह प्रावधान भी है कि भाई SC ST और OBC को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण दिया जाएगा भाई। ठीक है, इस चीज का प्रावधान भी किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 16 के 4th क्लोज के अंदर, 4 पार्ट के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर मतलब SC ST OBC के आरक्षण से संबंधित जो भी चीजें हैं वो कौन से सब क्लोज के अंदर दे रखी है? तो 16 के पार्ट नंबर 4 के अंदर इस चीज का वर्णन हमको देखने को मिलता है भाई। चीजें क्लियर हुई? देखो 3 चीजें मैंने पढ़ी है 14 के अंदर। जो देखो सबसे पहले हम समानता की बात करें, समानता पहले कानून के समक्ष हम लोग इक्वल है। दूसरे नंबर पे धर्म जाति लिंग किसी भी आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 पढ़ के हो लिया बोला। बोला मतलब पढ़ते किस लिए हो? नौकरी के लिए। नौकरी के अंदर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 16 का पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या? SC ST OBC के आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया, तो चीजें क्लियर हुई। 17 के अंदर देखो, 17 का मतलब क्या? सताना, 17 से सताना। ठीक है, यानी कि आपको कोई परेशान करता हो। आपको कोई परेशान कैसे कर सकता है? अस्पृश्यता के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से। आपको अनटचेबिलिटी बोलते हैं जिसको, भाई नहीं 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 ये इस जाति का नहीं, इसका हम लोग हाथ भी टच नहीं करो, हमारा पानी खराब हो, जैसे पुराने भारत के अंदर होता था। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। भाई किसी की भी व्यक्ति के साथ हम लोग छुआछूत वगैरह वगैरह ये नहीं कर सकते, भाई हाँ भाई इसका हम लोग हाथ नहीं लगने देंगे, वो नहीं लगने देंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये हमें किस आर्टिकल के अंदर मिलता है? अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी। ठीक है भाई, इसका उन्मूलन है हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 17। 17 का मतलब क्या? सताना। डायरेक्ट याद रहिएगा, आप किसी को सता नहीं सकते, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। 18 के अंदर, अब आप 18 साल के हो गए, चलो मैं तो अडल्ट हो गया, मैं तो टॉम बॉय बनूंगा। ठीक है, मेरे को तो उपाधि दो, मैं टॉम बॉय हूं। ठीक है, मेरे को उपाधि दो, मैं प्ले बॉय हूं, मैं तो लड़कियों के साथ खेलता हूं, मेरे को उपाधि दो। मतलब आप उपाधियों की डिमांड करने लग रहे हो। मैं तो महाराज हूं, मेरे को महाराज की उपाधि दो, टाइटल दो। उपाधि को इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। भाई आपको कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी, चाहे आप 18 के हो चाहे आप 19 के हो। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन, आपको कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे पुराने समय में नहीं देते थे, भाई इसको महाराज की उपाधि दी गई, इसको केसर हिंद की उपाधि दी गई, जैसे महात्मा गांधी को दी गई थी, अंग्रेजों ने दी थी। तो इस टाइप की कोई भी उपाधि आपको नहीं मिलेगी, सबको इक्वलिटी मिलेगी भाई। ठीक है, आपको पुरस्कार सम्मान मिल सकते हैं, वीर चक्र मिल गया, अशोक चक्र मिल गया, वो सम्मान है, पुरस्कार है, लेकिन वो भी उपाधि नहीं है। तो ये आपके समानता के आपके 5 के 5 आर्टिकल आपके याद हुए या नहीं हुए? एक बार दोबारा से रिमाइंड करो। आर्टिकल नंबर 14 सबसे पहला समानता चाहिए। सबसे पहले आप किसके सामने समान हो? कानून के समक्ष समान हो, यानी कानून के समक्ष समानता। दूसरे नंबर पे आर्टिकल नंबर 15 के अंदर धर्म जाति लिंग किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 16 पढ़ के हो गया भाई बोला, फिर भी नहीं मिली सरकारी नौकरी, आज में क्या बच गया? ओला। ठीक है तो आर्टिकल नंबर 16 के अंदर क्या है? नौकरी के अंदर आपको इक्वलिटी मिलेगी। 16 का पार्ट नंबर 4 के अंदर SC ST OBC के आरक्षण। 17 के अंदर 6 से सताना, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत के माध्यम से आप सताते हो लोगों को, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 का उत्ती, मैं तो प्ले बॉय बनूंगा, उपाधि लेगा प्ले बॉय की, चप्पल मिलेगी तुझे प्ले बॉय की। ठीक है, कचक देसी पिछवाड़े के ऊपर। ठीक है, यानी उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। 14 से 18 के बीच में सारे आर्टिकल याद हुए नहीं हुए? एक बार के लिए कमेंट करके बता दो फटाफट से। नाक में गुदगुदी हो रहा है। अखबार का पहला पेज देख तेरे यार का फोटो पावेगा, शेरियो भूखा मर जाएगा पर कदे घास न खावेगा। मर जाएगा पर कदे घास न खावेगा। उड़ती उड़ती खबर सुनी तेरे एनकाउंटर की तैयारी से।
सर मुझे ऐप लेनी है पर ज्वाइन नहीं हो रही है सर। तो ज्वाइन उसमें क्या भाई ममतारंगा, डायरेक्ट अपना वो डालना है, ईमेल आईडी फोन नंबर, हो जाएगा ज्वाइन। हाँ करवाऊंगा भाई प्रवीण शर्मा, मंथ वाइज जो 6 महीने करंट अफेयर वो करवाऊंगा। और कल आपकी करंट अफेयर की पहली क्लास भी लगेगी भाई। कल आपकी रेलवे एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर की क्लास लगेगी सुबह सुबह 10 बजे भाई, 10 बजे मॉर्निंग में भाई सुबह। सभी साथियों को बता देता हूं, मैं जो भी साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने लगे रहे हैं उनको बता देता हूं, कल सुबह 10 बजे भाई आपकी रेलवे एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर की क्लास लगेगी। इकट्ठा आपके पूरे 1 महीने की करंट अफेयर, मतलब एक एक करके, मतलब इकट्ठी आपकी 6 से 7 क्लास लगाऊंगा, सारी करंट अफेयर आपकी पूरी करवा दूंगा भाई। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, टेंशन ना लो, इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। कल शनिवार है ना, शनिवार रविवार दोनों दिन लगाऊंगा। ओके चलो आगे, ये हो गया आपके क्लियर में। अब हम लोगों ने पढ़ा था भाई 14 से 18 हो गए हमारे क्लियर। अब आते हैं हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22। इसके अंदर जो भी आर्टिकल हो सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, गलती मत कर देना एग्जाम के अंदर में। आते हैं आज देखो, अब इसके अंदर थोड़े थोड़े सब पार्ट हैं। अब जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद नंबर 19 है, कौन सा छेद, अनुच्छेद नंबर जो 19 है, 19 के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था भाई 19 से 22 के बीच में क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार है। आपको हर चीज की स्वतंत्रता, आपको हर चीज की आजादी है, बोलने की भी आजादी है। 19 का मतलब खूनी, मतलब आपको कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी जिससे दूसरे व्यक्ति का खून हो जाए, यानी दूसरे व्यक्ति को का कानों से खून निकलना जाए, यानी इतना गंदा नहीं बोलना आपको। लिमिटेड मतलब बोलने की लिमिट रखनी है, गाली गलौच इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी। बस इससे मतलब गाली गलौच करो अपने घर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और को मत करो, यानी किसी और की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि हमारी क्या 19 के अंदर क्या, खूनी यानी बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की 6 टाइप की स्वतंत्रताएं हैं वो हमको मिली हैं भाई। किसके अंदर मिलती है, मतलब कि टोटल हमारी बोलने की क्या, मतलब टोटल हमारी 6 टाइप की स्वतंत्रताओं का इसके अंदर वर्णन किया गया है। बोलने की नहीं, बोलने की तो अलग ही आएगी, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। 6 टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन है, स्वतंत्रता का वर्णन है भाई। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं अब आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, इंपॉर्टेंट है। ये जैसे 19 है, 19 का पार्ट नंबर ए है, ये ऐसे ए, इसको ए भी बोल देते हैं, इसको 1 भी बोल सकते हो, वो मर्जी आपकी। एग्जाम के अंदर 1 भी लिखा आ सकता है, ए भी लिखा आ सकता है, 2 भी लिखा आ सकता है, बी भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, सी डी, ठीक है। इस तरीके से हमारी टोटल 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रताएं मिली हुई है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हमारी ई और एक होती जी, एफ यहां पर नहीं है, एफ वही थी हमारी जो संपत्ति के अधिकार वाली है ना, वो थी एफ, वो हमने काट दी। अब इसको याद कैसे रखो, इसको याद रखते सामरो नाम की ट्रिक से। सामरो ये क्या है जी, अभी आपको याद करवाता हूं। ऐसे बन गया स्पीच, ऐसे क्या बन गया स्पीच। स्पीच का मतलब क्या हो गया, बोलना। स्पीच यानी जो भी आप बोलते हो, भाषण देते हो, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको ऐसे, 19वें का ए पार्ट, 19वें का बी पार्ट, 19वें का मतलब तीसरा क्लोज, 19वें का चौथा क्लोज, कौन से के अंदर बोलने की स्वतंत्रता है। तो आपके अगर याद है सामरो, एस से बन गया स्पीच, यानी पहले नंबर पे, तो यानी इसके टिक मार दोगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक से याद करने पड़ेंगे, एग्जाम के अंदर आता है भाई। ए जो दूसरा ए है, इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है भाई आपको कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का या इकट्ठा होने का अधिकार, ठीक है। एक्यूमुलेशन करने का अधिकार, एक्यूमुलेशन, ए से बन गया एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, ऐसे बन गया स्पीच, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, कोई भी समारोह या इकट्ठा होने का अधिकार भाई, होने का अधिकार। यह किसके अंदर है आपका, आर्टिकल नंबर 19 में के बी पार्ट के अंदर है। तीसरा जो ए है, इसका मतलब है
मतलब कि आप ऐड होके एक संगठन बना दो। ऐड करना, ऐड का मतलब क्या हो गया, आप ऐड हो के क्या है, एक संगठन बनाने लग रहे, यानी एक ग्रुप बनाने लग रहे हो। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीजें ऐड करते हो, उसी टाइप से यानी संघ, कोई भी पार्टी बनाने की, कोई भी ग्रुप बनाने की आपको आजादी, यानी कि क्या है, संघ या संगम या भी कोई भी सरकारी समिति भी बनाओ तो उस चीज की आपकी स्वतंत्रता है। संघ या फिर जो भी ग्रुप है या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, इस चीज की भी आपको आजादी है। ठीक है, अगला हमारा एम से बन गया, देखो माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेट का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाने लग रहे हो, यानी भारत के अंदर आपको कहीं पर भी घूमने का अधिकार। माइग्रेशन का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। यह भी एग्जाम के अंदर आता है कि आपको जैसे मान लिया भाई दिल्ली से मुंबई जाना है फ्लाइट के अंदर या ट्रेन के अंदर, जैसे भी जाओ, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आपको ये आजादी है, आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो, तो कौन से आर्टिकल के तहत, 19वें के 4th पार्ट है जो हमारा एम से समारोह के अंदर एम बन गया, जो ये 4था पार्ट है, इसके तहत हमको ये आजादी है कि हम लोग क्या दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, आर से क्या बन गया, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब हो गया घर, निवास, रहना, यानी कि आप पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी बस सकते हो भाई। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, मतलब कहीं पर भी रहने का अधिकार। अगला आता हमारे पास ओ का मतलब क्या गया, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा, आप कोई भी काम कर सकते हो। पैसा, भाई आपका पेशा क्या है, भाई मेरा पेशा टीचिंग है, भाई मैं यहां पर पढ़ाने लग रहा हूं। आपका पेशा क्या है, भाई मेरा पेशा क्लरिकल जॉब है, भाई मैं क्लर्क की जॉब करता हूं, गवर्नमेंट जॉब करता हूं। आपका पेशा क्या है, भाई मैं पुलिस की जॉब करता हूं। तो इस टाइप से आपका पेशा क्या है। ठीक है, यानी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय यानी बिजनेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। ई के बाद डायरेक्ट जी है, एफ कहां पर गया, एफ के अंदर था हमारे पास जो भी हमने बताया था ना, वो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, वो संपत्ति का अधिकार एफ के अंदर ही था, मतलब कि संपत्ति का जो एक तरीके से मेन अधिकार था। ठीक है, वो एफ पार्ट के अंदर भी आपकी संपत्ति, मतलब आप अपने माता पिता की संपत्ति है, उसको लेने की स्वतंत्रता भी है आपको, तो वो काट दिया गया। वैसे आर्टिकल नंबर 31 के अंदर भी उसका वर्णन और एफ के अंदर भी उसका वर्णन था, तो एफ हमने काट रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, जी आएगा यहां पर, कभी एफ छपे आओ। ठीक है, तो ये आपके याद हो गए 6 के 6। आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमको कितनी 6 टाइप की स्वतंत्रता मिलती है, उनको याद करने की ट्रिक क्या है, सामरो सामरो सामरो। ठीक है, सामरो से कैसे याद रखोगे, एस से स्पीच, ए से एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना, दूसरे ए से ऐड करके ग्रुप बनाना। ठीक है, एम से माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, आर से हमारा रेजिडेंट, कहीं पर भी रह सकते हैं, ओ से हमारा ऑक्यूपेशन, कोई भी पेशा हो। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जामिनर पूछता है कि आपको मान लिया कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है, संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो हमारे पास याद होना चाहिए आपका 19वें का कौन सा, जो जी पार्ट है, उसके अंदर हमको ये स्वतंत्रता मिलती है भाई। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आर्टिकल नंबर 19 क्लियर है भाई सभी साथियों के, बताओ। सामरो ट्रिक मस्त है ट्रिकों के लिए तो हम जाने जाते हैं भाई, इसीलिए तो तुम पढ़ने लग रहे हो। अगर यहां पर ट्रिक नहीं होती तो तुम अभी तक जा चुके होते भाई। मानते हो इस चीज को तो। ठीक है भाई, आर्टिकल 19 क्लियर है सभी साथियों के। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 20 के ऊपर भाई। अनुच्छेद, कौन सा छेद, अनुच्छेद नंबर 20 भाई, आर्टिकल नंबर 20 भाई। इसके अंदर हमें किस चीज का जिक्र मिलता है, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर 20 के अंदर हमें किस चीज का जिक्र मिलता है, हमें मिलता है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 18 प्लस के हो गए, आजादी के अंदर घूमने लग रहे हो, कोई ना कोई अपराध तो होगा भाई। 19 साल की अवस्था में अपराध करने लग रहे हो, 20 साल की अवस्था में अब जेल के अंदर जाओगे तो 2 सिद्धि भी तो होगी, उस अपराध के लिए मतलब कोर्ट में पेश भी तो किया जाएगा चालान तुम्हारा। ठीक है, यानी अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण समझाता हूं कैसे है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
यानी कि क्या है भाई, आपने मान लिया कोई भी अपराध कर दिया, कोई भी गलती से मिस्टेक होगी, कुछ भी अपराध हो गया, तो उस केस के अंदर आपको कानून की तरफ से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है उसके बारे में वर्णन मिलता है आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। याद कैसे, कोई नॉर्मल तरीके से याद रह जाए बाबा, आपको आर्टिकल नंबर 19 के अंदर सारी टाइप की स्वतंत्रताएं मिली है, इतनी आजादी मिलने के बाद कोई ना कोई कांड तो करोगे, और वो कांड कर दिया तो भाई अपराध के लिए अब जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं भाई, क्या कुछ कैसे कैसे आपको सजा मिलेगी। तो इसके भी 3 सब पार्ट हैं, एक ए पार्ट यानी 20वें का ए पार्ट है हमारा, 20वें का बी पार्ट है और 20वें का सी पार्ट है। तीनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। ए पार्ट के अंदर क्या है, पहले नंबर पे भाई आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी भाई। ये नहीं है भाई मान लिया आपने 4 मर्डर कर दिए तो भाई उसके लिए आपको 4 बार 10-10 साल की सजा मिलेगी। नो, चाहे 4 मर्डर करो, चाहे 1 मर्डर करो और चाहे 100 मर्डर करो, सजा वो एक ही मिलनी है। ये नहीं बस 100 मर्डर की 100 सजा मिलेंगी, ठीक है। यानी एक अपराध के लिए आपको क्या है, एक ही सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, ये हमारा किसके अंदर, मतलब ये अपराधियों के लिए स्पेशल वो दे रखे हैं, कानून दे रखे हैं भाई, उनको किस किस चीज की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये 20वें के ए पार्ट के अंदर भाई चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। बी पार्ट के अंदर क्या है, आपको जो भी सजा मिलेगी वो अपराध के समय जो कानून था उसके हिसाब से मिलेगी। जैसे मान के चलते आपको समझाता हूं, मान लिया अभी 2025 के अंदर अभी ये भाई, मान लिया आपने मर्डर करते हो तो आपको 10 साल की सजा होती है, मान के चलते हम, ठीक है। तो आपने मर्डर किया, 10 साल की आपको सजा का अभी रूल चलने लगे रहे। बाय चांस आपने आज मर्डर किया है, आपको मतलब कि आज के हिसाब से 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, और बाय चांस कल ही ये रूल बदल जाए, उसके अंदर जब अब तो मर्डर करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। सोचो अगर कल ये रूल बदल जाए तो आपको जो सजा मिलेगी ना वो आज के हिसाब से मिलेगी। मतलब जिस दिन आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है, आज क्या रूल था, जिस टाइम आपने अपराध किया है आज ये रूल था भाई आपको 10 साल की सजा मिलेगी, तो आपको जो अब सजा मिलेगी कोर्ट में वो 10 साल के हिसाब से मिलेगी, मतलब आज वाले रूल के हिसाब से मिलेगी, ना कि जो चेंज हुआ आपके अपराध करने के बाद जो रूल चेंज हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। यानी क्या चीज बोले है भाई, अपराध के समय जो रूल था उसके हिसाब से सजा मिलेगी। अपराध के समय जो रूल था उसके हिसाब से सजा मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते भाई, ठीक है। समझाता हूं कैसे। जैसे मान लिया आपने कोई भी अपराध कर दिया, भविष्य के लिए बताने का, अगर गलती से हो जाए कुछ भी तो आपको पता है भाई पुलिस, आपने टीवीओ के अंदर भी देखा हुआ, हर जगह देखा हुआ, पुलिस आपको पिटेगी, मतलब पीटने की धमकी देगी भाई इन चीजों को स्वीकार कर ले भाई, हाँ तूने चोरी करी थी, तूने मर्डर किया था, हाँ भर ले इस चीज की, ठीक है, और इस कागज पे साइन कर दे, कैमरे के अंदर देख के बोल दे कि हाँ भाई मैंने चोरी करी थी, ऐसे कराया था, ऐसे कराया था। आप बोलोगे कि नहीं, जैसे बाय चांस आपने वो चीज की भी नहीं, आपको झूठा फंसाने लग रहे हैं, ठीक है, आप मतलब बोलते नहीं भाई मैंने तो की नहीं, मैं क्यों हाँ भरूं, तो वहां पर इतनी बहस नहीं करनी, नहीं भरोगे हाँ वो आपको पिटेंगे, आपके डंडों से पिटाई करेंगे, 3rd डिग्री भी दे सकते, क्या पता कौन कौन सी डिग्री दे, ठीक है। मतलब कि आपको लास्ट में वो हाँ भरवा लेंगे आपसे अपने आप ही, तो इसलिए पहले ही हाँ भर देना। भाई साहब कोई बोले ना भाई तूने मर्डर किया था, आपने नहीं किया तो भी हाँ भाई किया था, ठीक है, क्यों किया था भाई, जी करा था, जायद कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है। अब वो साइन करवाएं आपसे, साइन कर लो, आपका बयान रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करवा दे, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है कानून के आगे। कोर्ट में जो आपके गवाह होते हैं, जो आपके बयान होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। तो ये चीज किसके भी आप आर्टिकल नंबर 20 के सी पार्ट के हिसाब से है भाई, आपको मजबूर नहीं कर सकते भाई, आपसे वो धक्के से हाँ नहीं भरवा सकते कि हाँ भाई आपने ही ये अपराध किया है, ये कानून का पार्ट है। आप कोर्ट में जाके अगर ये बोल दोगे ना भाई मेरे से तो जबरदस्ती साइन करवाए हैं, मेरे को तो डंडे के दम पे, बंदूक के दम पे मेरे को पीटने लग रहे थे, मैंने तो डर के मारे तब साइन करे हैं, बस वो बयान खारिज हो जाएंगे, जीरो वैल्यू उनकी, ठीक है। तो ये मैं आपको भविष्य के लिए बताने लगे ना, बाय चांस अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता भी है तो पिटाई से बचने के लिए भाई पहले यहां पर देना कि हाँ भाई मैंने ये चीज की है, वो चीज की है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट के अंदर जाके सिर्फ आपको ये बोलना भाई मेरे को धक्के से करवाया गया है, धक्के से पीटने लग रहे थे, मतलब गन पॉइंट पे डंडा लगा के, मतलब कैसे भी करके मेरे से धक्के से डरा धमका के इन्होंने यहाँ भरवाई है, ये मेरा बयान नहीं है, मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं की, बस वो बयान आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यानी क्या है, स्वयं के विरुद्ध आपको गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते,
उल्टा कोर्ट उनको धमकाए और तुमने क्यों इसको मजबूर किया, उनको एक आधे को सस्पेंड और करेगा। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते भाई। ठीक है भाई, अब ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कौन से आर्टिकल के अंदर? तो 20वें के तीसरे पार्ट के अंदर इस चीज का प्रावधान है। अपराध के समय जो रूल होगा उसी के आधार पर सजा मिलेगी, कौन से? 20वें के दूसरे पार्ट के आधार पर। एक अपराध के लिए की सजा मिलेगी 20वें के पहले पार्ट के अंदर भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपके याद हुई, नॉर्मल है। हाँ, तो एफआईआर भाई जब होगी ना उसी के हिसाब से होगा। एफआईआर अगर आपकी रूल चेंज होने के बाद हुई तो उसके हिसाब से मिलेगी सजा। सर ये भी पार्ट में आएगी जो आपने 20A में लिखी? नहीं भाई, ये सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, ओके, चीजें क्लियर है ना इतनी? वेरी गुड, हर एक साथी को क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 21 के ऊपर। 21 के अंदर भी आपको आजादी आजादी है। आ जाओ भाई, अब आते हैं हम लोग कौन से छेद के ऊपर? अनुच्छेद नंबर 21 के ऊपर भाई। अनुच्छेद नंबर 21, इसके अंदर हमें किस चीज का प्रावधान मिलता है भाई? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर हमको इस चीज का प्रावधान मिलता है। देखो 21 के अंदर क्या मिलता है आपको? एक तो आपको मिलती है भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता, मतलब आपसे कोई आपका जीवन नहीं छीन सकता, जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरा आपको राइट टू प्राइवेसी मिलेगी, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपको प्राइवेसी रखने का अधिकार मिलेगा। आप प्राइवेसी रख सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपनी महिला मित्र के साथ होटल रूम में जाना है, आप जा सकते हो। पुलिस वाले डिस्टर्ब करें, केस कर सकते हो कि हमारी प्राइवेसी को भंग कैसे किया, आर्टिकल नंबर 21 के तहत। एक किस करते हुए तुमने डिस्टर्ब कैसे कर दिया, गोभी खोद देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो कैसे भाई, आर्टिकल 21 का मतलब क्या होगा? 21 का मतलब हो गया 21। ठीक है, अब आप ये बताओ 21 आपको हमेशा कहां पर मिलेगी? प्राइवेसी के अंदर मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी। और जब तक आपको 21 मिलती है तभी तो जीवन जीने का मजा आता है। जब तक आपको 21 मिलती रहेगी तभी तो जीवन जीने में मजा आएगा। जिस दिन आपको 21 मिलनी बंद होगी उस दिन से जीवन जीने में क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर क्या? जीवन जीने की स्वतंत्रता और हमारा राइट टू प्राइवेसी, दोनों के दोनों आर्टिकल हमारे इसी के अंदर है भाई। अब एग्जाम के अंदर एक प्रश्न और आता है कि आपका सोने का अधिकार, ये घुमा के पूछता है एग्जामिनर, सोने का अधिकार है कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया? सोने का मतलब भी क्या हो गया? आपको पूरी आजादी है। ठीक है, आप प्राइवेसी के अंदर कहीं पे सो कुछ भी करो। ठीक है, आपको जीवन जीने की आजादी, आप सो जागो कुछ भी करो। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है, फिर आगो। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी एग्जाम के अंदर आता है भाई। आपको विदेश यात्रा का अधिकार, आप विदेश के अंदर जा सकते हो या नहीं जा सकते, ये भी आर्टिकल नंबर 21 है। आपको जीवन की स्वतंत्रता, आप कहीं पे जाओ, विदेश में जाओ, कहीं पे जाओ, हमको क्या लेना देना भाई। ठीक है, इसके अलावा बिजली यूज करने का अधिकार, ये सारे मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा जो भी अधिकार दिखे ना, आपने भैया लगे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो सारे के सारे अधिकार हमारे आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही आते हैं। जो भी फालतू ये दिखे ना भाई ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी उसके अंदर नहीं है, वो सारे आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आएंगे भाई। बिजली यूज करने का, विदेश जाने का, सोने का अधिकार, लैट्रिन करने का अधिकार, ठीक है, गैस छोड़ने का अधिकार, पेशाब करने का, सारे आर्टिकल नंबर 21 के तहत आते हैं। ठीक है, हाँ। बीस ए और 20 भी उल्टे लिख दिए भाई। मैं अभी चेक कर लेता हूँ भाई, मैं बुक के अंदर से चेक करता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, इधर साइड में ले जाके। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ।
नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, जो साहब बोलने लग रहे हो। ए भी उल्टा नहीं भाई, सही है ये। वैसा तो कुछ भी नहीं यार, सही है ये तो, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अपना जो तुम अलग अलग बुकों के अंदर पढ़ते हो ना, अलग अलग बुकों के अंदर कुछ ना कुछ दिया होता है, उसके हिसाब से आपका होगा भाई। भाई न संतरिया रंग की बजाय येलो रंग का करवा ले, फिर नुका हुआ कॉपीराइट आओगा उसमें, फिर कॉपीराइट का भी कोई झंझट को नहीं भी, जमा भी उस रंग का दिखा है वो। चले भाई आगे। हाँ सही है। कौन है यार ये? अरे भाई हर एक बुक के अंदर अलग अलग दिया होता है, जो एसएससी के अंदर आता है उसकी तरफ ध्यान दिया करो। अब आपने जो बुक पढ़ी हुई क्या पता उसके अंदर कुछ अलग दे रखा हो, उसमें ये उल्टा सीधा दे दिया हो कि सर 4.5 हो गए, 4.5 हो गए, तो फिर क्या करें भाई, चीज तो करनी पड़ेगी पूरी, आज तो पूरा करते हो गए, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है, अब हमने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ लिया। अब 21 का एक और सब पार्ट है, कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, इसका ए पार्ट और है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। भाई ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखे आर्टिकल नंबर 21 के अंदर? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है? अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 21 में के ए पार्ट के अंदर। भाई 21 करोगे तो बच्चा तो उत्पन्न करोगे, एक बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 21A के अंदर है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? मैंने आपको पहले भी करवाया था, 86वां संविधान संशोधन था जो कि साल 2002 के अंदर हुआ था, उसके तहत इसको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। भाई चीजें क्लियर है? वेरी गुड। हाँ 2002 में। सर पिछली क्लासेस कहां देखने में मिले? भाई पिछली क्लासेस यार मैं डेली बताता हूं भाई। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला भाई प्ले स्टोर के ऊपर। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे। एक तो कंप्लीट जीके का, क्योंकि हमारी स्टेट की जीके पूरी हो चुकी है, आपको उसकी सारी क्लासेज उधर ही मिलेंगी। या फिर आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करनी है तो आरआरबी एनटीपीसी का मिलेगा। 3 कोर्स मिलेंगे, तीनों के अंदर से कोई सा ले लेना, जीके की क्लास तीनों के अंदर सेम मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर इसके जो ये मैं चीजें लिखता हूं इसके आपको लिखे लिखाए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कोई अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो बैच लेगा। ठीक है, बनाना चाहो जो यूट्यूब पे पढ़ता हो वो बना लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे मॉक की फॉर्म में, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर देते हो। दिल्ली पुलिस का लेना कौन सा लेना, 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है पिछली क्लासेस देखनी है, क्योंकि ये डेली क्लास होती है आपकी लाइव होती है, उसके बाद इसको प्राइवेट कर जाता है, ये आपको फिर यूट्यूब से के ऊपर नहीं मिलती, आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, आगे चलें। 21 तक हमारी चीजें हो चुकी है भाई। अब हम लोग आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 22 के अंदर भाई। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22, इसके अंदर क्या कुछ चीजें अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 22 ये भी स्वतंत्रता वाले अधिकारों के अंदर ही है। अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर क्या है हमारा? ये भाई कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, यानी कि अगर आपको कोई भी गिरफ्तार भी कर लेता है, ठीक है, भाई गिरफ्तार करता है किसी भी कारण से, तो उसके बारे में भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है भाई। ठीक है, कुछ ही मामलों के अंदर ये नहीं आपको आप मर्डर कर दो और फिर कहो मेरे को जमानत दे दो, उस केस में नहीं मिलेगी। कुछ मामलों में गिरफ्तारी में संरक्षण,
ये कैसा संरक्षण आपको बताता हूं भाई। जैसे पहला रूल है भाई हमारा जो 22वें का जो एक पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है भाई, जैसे ही अगर आपको गिरफ्तार करने आते हैं पुलिस वाले या कुछ भी है तो उनको आपको गिरफ्तार करने का पहली बात तो रीजन बताना होगा। यह आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 22वें के ए पार्ट के तहत अगर आपको कोई भी गिरफ्तार करता है पुलिस वाला तो आप उसको ये पूछ सकते हो भाई किस रीजन के ऊपर मेरे को गिरफ्तार करने लगे, मेरा अपराध बताओ, किस चीज के बिहाफ पे आप मुझे गिरफ्तार करने लग रहे हो। ठीक है, यानी पहला क्या होगा भाई हमारा, गिरफ्तारी का आपको कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, किसको, आप ना, कौन बताना, पुलिस वाले आपको बताएंगे भाई हाँ भाई हम आपको इस चीज की वजह से गिरफ्तार करने लग रहे। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा भाई। 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस वाले थाने के अंदर नहीं रख सकते गिरफ्तार करके। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट है जो यानी जज साहब की तरह होते हैं, उनके पास आपको पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, के सामने पेश। फिर ये मजिस्ट्रेट साहब आपको पता ही है भाई आपको वो देते हैं, सुना हो 10 दिन के रिमांड पे भेजा, 5 दिन के रिमांड पे भेजा। ठीक है, इस टाइप से आपको रिमांड पे भेजते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको मतलब कि सारी जांच पड़ताल करके फिर आपको कोर्ट में चालान पेश करना पड़ता है कि हाँ भाई ये FIR कटी, इसके ये चीजें इसलिए हम इसको कोर्ट में पेश करने लग रहे हैं। तो मतलब बहुत गंदी प्रक्रिया है। भगवान से प्रार्थना करो भाई कभी इस प्रक्रिया के चक्कर में पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, कोर्टों के चक्कर काट काट के वकीलों की जेब भरते भरते जूते घिस जाएंगे, जिंदगी टप जाएगी, मामले नहीं निपटेंगे। इतना गंदा सिस्टम है ये। जो आजकल के कुछ जो नई जनरेशन के जो युवा हैं, ये जो बदमाशी की तरफ जो अग्रसर होने लग रहे हैं कि हाँ भाई हम बदमाशी करेंगे वो करेंगे, आप एक बार के लिए सोच के देखो कि आप गिरफ्तार होते हो बाय चांस, गली मोहल्ले में कितनी बेइज्जती होगी। सोचो आपके माता पिता की क्या इज्जत रहेगी। कोई भी गलत कांड करने से पहले सोचा करो। तुम गिरफ्तार होगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगे, फिर उधर से जेल में जाओगे, आपका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के अंदर हर जगह निशानदेही की जाती है भाई कहाँ पर आपने कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया था, कौन से हथियार का प्रयोग किया था, क्या कुछ चीज़ें पूरी आपसे पूछताछ होगी, हर चीज़ होगी। फिर पुलिस चालान बनाती है। ठीक है, वो वाला चालान ना समझ लियो तो तुम्हारा हेलमेट का कटता, वो नहीं, दूसरा चालान बनता है कि हाँ भाई इसने ये चीज़ें की थी भाई, हमने पुलिस ने जांच की है, हमको ये चीज़ें पता लगी है भाई, इसने ऐसे ऐसे अपराध किया था, इस हथियार का प्रयोग किया था वगैरह वगैरह, मतलब सारे प्रूफ गवाह इकट्ठे करती है। फिर पुलिस कोर्ट के अंदर चालान पेश करती है, उसको चालान पेश करना बोलते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे मामला था, ये FIR थी, जज साहब जी ऐसे ऐसे है, इसको सुलटो। फिर जज साहब देखते सारे मामले, हाँ सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, दिखता है कि भाई नहीं भाई चीजें पूरी नहीं आई, गवाही वगैरह नहीं हुई है चीजें और नहीं, तो जज साहब बोलते हैं भाई 2 महीने के लिए जेल में भेजो, 2 महीने बाद अगली सुनवाई होगी, इतने पुलिस है, सारी जांच पड़ताल करो, गवाह वगैरह पेश करो, फिर हम लोग लिपटे पे। 2 महीने आप जेल में रहोगे। सोच के देखो, जेल का वो गंदा खाना खाना पड़ेगा, उधर कैदियों के साथ और एक उस बंधन के अंदर आपको रहना पड़ेगा। सोच के देखो आप। तो कोई भी गलत काम करने से पहले ना चीज सोचा करो कि उसका अंजाम क्या होगा। जो आप ये घूमते ना बदमाशी कर देंगे और उसको पीट देंगे, उसको मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, करते हो दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जेल के अंदर जाके फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम ये तो चीज सोचा करो, तुम्हारे मम्मी पापा की क्या इज्जत रहेगी, समाज के अंदर तुम्हारी क्या, ये चीज सोची कभी, सोच के देखना कभी। जेल के अंदर कैसे अपना जीवन यापन करोगे, उधर बंदी इसके अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर रहना पड़ेगा, नीचे सोना पड़ेगा। सोच के देखो तुम, ना तुम्हें टीवी देखने मिला, ना कुछ और, ना तुम्हें खुली आजादी के अंदर कहीं जाने का मौका, कुछ भी नहीं। सोचो, ठीक है, तो ये चीज सोचा करो पहले। मानसून आज के टाइम में कोई बेइज्जती नहीं होता, तारीफ समझते हैं उसको। हाँ ये चीज भी है भाई, ये चीज भी हमने देखी, तारीफ ही समझते हैं, प्राउड फील करें उनको, ओ भाई मैं 2 बार जेल में आया। दोनों की बहुत प्राउड की बात है। लेकिन जो शादी भी नहीं होती है ऐसे लोगों की, मजाक की बात नहीं है। अगर किसी को पता लग जाए भाई जेल में जाया हुआ है या लड़ाई झगड़ों के अंदर था, FIR भी हुई है, तो भी शादी नहीं करते लोग ऐसे लोगों के घरों में। मजाक की बात नहीं, सच्ची बात है ये। आप देख भी लेना अपने आसपास में, अपने मम्मी पापा से पूछ के देख लो कि पापा ऐसी ऐसी कोई लड़की है, उसके पापा ने कोई अपराध किया, वो जेल के अंदर गया, शादी कर दोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पापा उस लड़की का भाई, उसने ऐसे ऐसे कांड किया, वो जेल में गया हुआ है, शादी कर दोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। शर्त लगा लो, कर दे दो। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है भाई, मनपसंद वकील से सलाह लेने की आपको छूट मिलेगी भाई। मनपसंद वकील से सलाह लेने की छूट।
तो ये 3 भी आपके प्रावधान है, इस चीज की भी आपको आजादी मिलेगी भाई। ठीक है, ये प्रावधान हमारे किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर है भाई। चीजें क्लियर है भाई? चीजें क्लियर है क्या इतनी? ओके, तो आर्टिकल नंबर 22 यानी स्वतंत्र, आपको जो अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद आपके कौन कौन से अधिकार होते हैं उनके बारे में इसके अंदर आपका दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24, बस फटाफट करेंगे, 2 आर्टिकल और करेंगे, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, बाकी बच्चे हुए फिर कल करेंगे क्योंकि समय इतना है नहीं। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 भाई, इनके अंदर किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। 23 के अंदर क्या मैंने आपको बताया, 23-24 के अंदर शोषण के बारे में चीजें दे रखी हैं। 23 के अंदर जो दे रखा है भाई, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, आप लोगों को बेच नहीं सकते। कई लोग नहीं करते, छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उनको समुद्र में बिठा के बेच देते हैं, ट्रकों में बिठा के उनको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव का व्यापार नहीं कर सकते भाई। ठीक है, यानी व्यापार करने का मतलब क्या, उसका शोषण ही तो करने लगे रहे हो। और दूसरा क्या हमारा 24वें के अंदर, बाल श्रम नहीं करवा सकते आप लोग, यानी बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। मेनली कौन से, 14 साल से छोटे बच्चों, 14 वर्ष से छोटे बच्चे, ये भी किसके अंदर आता है हमारा, ये भी हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंदर। तो आर्टिकल 23-24 दोनों क्लियर है। 23 के अंदर क्या है भाई, आप लोग क्या है, किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते, उसका व्यापार या बिजनेस नहीं बना सकते। ठीक है, तो और 24 के अंदर क्या है, 24 के अंदर चुभना, जिनको बच्चे चुभते हैं ना वो बच्चों से काम करवाते हैं, बस ये वाला याद रखना, दूसरा वाला अपने आप याद रह जाएगा, क्योंकि 23-24 के अंदर शोषण है। जिनको बच्चे चुभते हैं वो क्या, बच्चों से मजदूरी करवाते, काम करवाते, 14 साल से छोटे बच्चों से ऐसा में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, तो भाई 1 घंटा लगभग 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, आज के लिए काफी है, बाकी कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मैं सोचा था 32 के 32 करवा देंगे, लेकिन भाई ज्यादा लेट हो जाओगे आप लोग भी। ठीक है, 4:30 बज गए हैं, कुछ साथियों को घर पे जाना होता है, बसों के अंदर वगैरह गांव से आते हैं। ठीक है, तो उसमें समय लगता है। तो भाई आज के लिए इतना काफी है। आप एक बार के लिए मेरे को चीज बताओ, जितनी चीजें मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी आर्टिकल करवा दिए या भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों के बारे में जो भी चीजें मैंने पढ़ी है, एमसीक्यू की है, सारी चीजें आपके क्लियर तो होगी ना भाई। किसी के कोई डाउट हो, कोई भड़क हो, कोई चीज याद ना हुई हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक साथी को क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपकी याद भी होंगी, क्लास में एंटरटेनमेंट भी पूरा आया होगा। ठीक है भाई, तो भाई क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको ये क्लास देखनी है, इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कंप्लीट जीके का कोर्स मिलेगा, दिल्ली पुलिस का मिलेगा, रेलवे एनटीपीसी का मिलेगा, कोई सा ले लेना। 1 साल की आपकी वैलिडिटी है। इनकी प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे दिल्ली पुलिस और रेलवे वाले उसके अंदर भाई। ठीक है, आपको मॉक की फॉर्म में आप लगाना चाहो, नए ईयर के पेपर भी मिलेंगे, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जीके के, साइंस के। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। मैथ रीजनिंग के अंदर प्रॉपर हम प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं आपके, जैसे मान लिया अभी सिंपल इंटरेस्ट चलने लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होते ही उसके हम प्रैक्टिस सेट डालते हैं। वैसे 100% डाल दिए, जो भी 2023-24 के अंदर अलग अलग एग्जामों के अंदर है। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, ओके। तो भाई अरे एक और चीज याद रखना, कल सुबह 10 बजे रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी करंट अफेयर की लाइव क्लास होगी भाई। ठीक है, पूरे 1 महीने की करंट अफेयर करवा दूंगा, 7-8 दिन लगातार क्लास लूंगा, सुबह 10 बजे 7-8 दिन भाई आपकी सारी की सारी करंट अफेयर में आपकी पूरी करवा दूंगा भाई। ठीक है, 7-8 दिन के अंदर भाई, 7-8 महीनों की करनी है, हर एक मंथ की करेंगे, सारी ट्रिक से याद करवाने का काम मेरा है। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं भाई।